नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। दुनिया भर में कोरोना केस बढ़ने से चिंता में है मोदी सरकार। 13 राज्यों को चिट्ठी लिखकर कही यह बात। जी हां दोस्तों, कई देशों में कोरोना वायरस के मामलों में वृद्धि का हवाला देते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय यानी कि यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने पश्चिम बंगाल, केरल, महाराष्ट्र, पंजाब सहित 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर साप्ताहिक जांच दर में कमी आने तथा कुछ जिलों में संक्रमण दर में वृद्धि पर चिंता व्यक्त की है। नागालैंड, सिक्किम, महाराष्ट्र, केरल, गोवा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और लद्दाख को लिखे पत्र में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने शादियों के मौसम, त्योहारों और छुट्टियों के कारण हाल ही में यात्रा में वृद्धि को देखते हुए उच्च जांच दर को बनाए रखने पर जोर दिया है। भूषण ने पत्र में कहा है कि जांच में कमी आने से समुदाय में फैली वास्तविक संक्रमण दर का पता नहीं चलेगा। अधिकारी ने रेखांकित किया कि कुछ राज्यों में सर्दियों की शुरुआत और बढ़ते प्रदूषण के साथ लोगों में श्वसन संबंधी गंभीर लक्षणों की बारीकी से निगरानी की जानी चाहिए। संक्रमण के बड़े स्तर की पहचान के लिए समय रहते कदम उठाने चाहिए। पर्याप्त जांच नहीं होने से किसी क्षेत्र में फैले संक्रमण के वास्तविक स्तर का पता करना मुश्किल है। यानी कि दोस्तों, मामला साफ है, कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं पूरी दुनिया में भी और भारत में भी। इसलिए आप सब लोगों को अब फिर से सचेत हो जाने की जरूरत है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री 25 नवंबर को रखेंगे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की आधारशिला। पहले डोमेस्टिक फ्लाइट भरेगी उड़ान। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 नवंबर यानी कि आज नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की आधारशिला रखेंगे। यह एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध नगर जिले नोएडा के जेवर में बन रहा है। जब यह बनकर तैयार हो जाएगा तब उत्तर प्रदेश का 5वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहलाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने बीते 20 अक्टूबर को ही कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था। अयोध्या में एक और इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण कार्य जारी है। एएनआई की खबर के मुताबिक नागरिक उड्डयन सचिव राजीव बंसल का कहना है कि ग्रेटर नोएडा के नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सबसे पहले डोमेस्टिक फ्लाइट का ऑपरेशन शुरू होगा। फेज 1 परियोजना लागत 8,916 करोड़ रुपए है। उत्तर प्रदेश सरकार भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास पर 4,326 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। विदेश जाने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी। इस साल के अंत तक सामान्य होंगी इंटरनेशनल फ्लाइट सर्विस। जी हां दोस्तों, विदेश जाने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल दोस्तों, नागरिक उड्डयन सचिव राजीव बंसल ने बुधवार को कहा कि इंटरनेशनल फ्लाइट सर्विस के इस साल के अंत तक सामान्य होने की उम्मीद है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, कोविड महामारी के कारण पिछले साल मार्च के बाद से भारत में आने वाली और यहां से अन्यत्र जाने वाली इंटरनेशनल पैसेंजर फ्लाइट सर्विस लंबित है। भारत ने इंटरनेशनल फ्लाइट के संचालन के लिए 25 से अधिक देशों के साथ एयर बबल समझौता किया है। वैश्विक गंतव्यों तक फ्लाइट सर्विस सामान्य होने के बारे में बंसल ने कहा कि इंटरनेशनल फ्लाइट सर्विस के बहुत जल्द और इस साल के अंत तक सामान्य होने की उम्मीद है। एयर बबल समझौता दो देशों के बीच में फ्लाइट सर्विस को फिर से शुरू करने की एक अस्थायी व्यवस्था है। द्वितीय पक्षीय एयर बबल समझौते के तहत दोनों देशों की एयरलाइंस कुछ शर्तों के साथ इंटरनेशनल फ्लाइट संचालित कर सकती है। अभी शेड्यूल इंटरनेशनल फ्लाइट सर्विस 30 नवंबर तक लंबित है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। पीएम मोदी से मिली बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, कई चीजों पर रखी मांग। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली में मुलाकात की। पीएम मोदी से मुलाकात के दौरान ममता बनर्जी ने सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाए जाने का मुद्दा उठाया। केंद्र ने हाल ही में सीमा सुरक्षा बल का अधिकार क्षेत्र सीमा से 15 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 किलोमीटर कर दिया था। इसके बाद पंजाब और बंगाल के सीएम ने नाराजगी जताई थी। पीएम मोदी के साथ बैठक के बाद ममता बनर्जी ने कहा कि मैंने बीएसएफ के बारे में चर्चा की और कहा कि बीएसएफ हमारा दुश्मन नहीं है। मैं सभी एजेंसियों की इज्जत करती हूं, लेकिन कानून व्यवस्था जो राज्य का विषय है, इससे उसमें टकराव होता है। ममता बनर्जी ने बताया कि बैठक के दौरान उन्होंने पीएम मोदी से कहा कि संघीय ढांचे को बेवजह छेड़ना ठीक नहीं। इसके बारे में आप चर्चा कीजिए और बीएसएफ के कानून को वापस लीजिए। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर।
मोदी सरकार का बड़ा फैसला, 80 करोड़ लोगों को अगले साल मार्च तक मिलेगा 5 किलो फ्री राशन। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले हुए। केंद्रीय कैबिनेट ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना यानी कि PMGKAY को मार्च 2022 तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। अब इस योजना के तहत मार्च 2022 तक लाभार्थियों को मुफ्त राशन मिलता रहेगा। इसके अलावा कैबिनेट ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की भी मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया गया है कि कोविड महामारी के चलते हुए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत देश के लगभग 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को 5 किलो गेहूं और चावल मुफ्त में देने की योजना जो मार्च 2020 से लेकर अब तक देने का काम किया गया है, उसे दिसंबर से आगे बढ़ाते हुए मार्च 2022 तक और 4 महीनों के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अमीर अंबानी को लगा झटका, गौतम अडानी ने मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ा, बने एशिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन। जी हां दोस्तों, अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी एशिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन बन गए हैं। उन्होंने नेटवर्थ के मामले में मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ दिया है। यह उपलब्धि गौतम अडानी ने पहली बार हासिल की है। गौतम अडानी की संपत्ति इस साल जनवरी से अब तक $55 अरब पहुंच चुकी है, जबकि मुकेश अंबानी की संपत्ति केवल $14.3 अरब बढ़ी। दरअसल दोस्तों, रिलायंस की सऊदी अरामको के साथ डील टूटने से रिलायंस के शेयर पर जबरदस्त दबाव दिखा। रिलायंस का शेयर पिछले एक हफ्ते में 12% से ज्यादा टूटा है। रिलायंस का शेयर आज 1.48% टूट कर 2350 पर आ गया। इसका मार्केट कैप 14.91 लाख करोड़ रुपए रहा। उधर अडानी की कंपनियों के शेयर में लगातार तेजी जारी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दिसंबर में आएगी तीसरी लहर, महाराष्ट्र के हेल्थ मिनिस्टर ने कहा सेकेंड वेव जैसी स्थिति नहीं होगी, ऑक्सीजन और आईसीयू की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में कोरोना महामारी की तीसरी लहर दिसंबर में आ सकती है, यह कहना है राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे का। टोपे ने बुधवार को दावा किया कि राज्य में तीसरी लहर तो आएगी लेकिन वह सेकेंड वेव जैसी नहीं होगी। टोपे के मुताबिक राज्य में टीकाकरण की दर अधिक है और इसलिए तीसरी लहर हल्की होने की उम्मीद है। उन्होंने आगे बताया कि थर्ड वेव के दौरान मेडिकल ऑक्सीजन और आईसीयू बेड की जरूरत नहीं होगी। वही एक्सपर्ट्स का भी दावा है कि लहर समय समय पर अपनी निश्चित फ्रीक्वेंसी में आती है। पहली वेव सितंबर 2020 में आई थी, दूसरी लहर अप्रैल 2021 में आई थी, अब तीसरी लहर दिसंबर में आने की आशंका है। टोपे ने बताया कि महाराष्ट्र में 80% से अधिक लोगों को टीका लगाया जा चुका है। इसी तेजी से ड्राइव किया जा रहा है। कोविड-19 के संक्रमण को रोकने में वैक्सीनेशन ने प्रमुख भूमिका निभाई है। यहाँ पहले की अपेक्षा संक्रमण दर कम है और मृत्यु दर 0 के करीब है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 24 घंटे में गौतम गंभीर को दूसरी बार मिली जान से मारने की धमकी, बढ़ाई गई सुरक्षा। जी हां दोस्तों, पूर्वी दिल्ली के सांसद, भाजपा सांसद और पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर को पिछले 24 घंटे में लगातार दूसरी बार जान से मारने की धमकी मिली है। यह धमकी भी ईमेल के जरिए ही उन्हें दी गई है। इससे पहले सुबह ही भाजपा सांसद और पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर ने ISI कश्मीर से अपनी जान को खतरा बताया। गंभीर ने आरोप लगाया कि उन्हें ISIS कश्मीर से जान से मारने की धमकी मिली है। उन्होंने दिल्ली पुलिस से इसकी शिकायत भी की है। DCP सेंट्रल श्वेता चौहान ने बताया कि इसकी जांच चल रही है। गंभीर के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मोदी कैबिनेट ने किसान बिल वापसी का प्रस्ताव किया पास, राकेश टिकैत ने बताया कब खत्म करेंगे आंदोलन। जी हां दोस्तों, केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को PM नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सर्वसहमति से तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने के प्रस्ताव को पास कर दिया। केंद्र सरकार के इस कदम के बाद अब भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कू पर लिखा कि यह आंदोलन अभी खत्म नहीं होगा। टिकैत ने कहा कि MSP पर पक्का गारंटी कार्ड लेकर आएंगे। राकेश टिकैत ने कहा कि 27 नवंबर को हमारी बैठक है, जिसके बाद हम आगे के निर्णय लेंगे। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने कहा है कि 1 जनवरी से किसानों की आमदनी दुगनी हो जाएगी, तो हम पूछेंगे कि कैसे दुगनी होगी। किसानों की जीत तब होगी जब उन्हें अपनी फसलों के दाम मिल जाएंगे। एक अन्य कू में राकेश टिकैत ने सवाल किया कि किसानों को फसलों का नुकसान हुआ है और MSP की जिम्मेदारी कौन लेगा। MSP पर पक्का गारंटी कार्ड लेकर जाएंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे, सोना हुआ सस्ता, चांदी भी हुई सस्ती, जान लीजिए क्या है नए दाम। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुमूल्य धातुओं की कीमतों में मंगलवार रात की गिरावट के बाद दिल्ली सराफा बाजार में बुधवार को सोने का भाव 119 रुपए की हानि के साथ 46,613 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद
हुआ। वहीं दोस्तों चांदी की बात की जाए तो चांदी में भी 517 रुपए की कमी दर्ज की गई है और फिलहाल चांदी 61,671 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई है। इसके अलावा दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना तेजी के साथ $1794 प्रति औंस, जबकि चांदी $23.66 प्रति औंस पर स्थिर रही। इसके बाद दोस्तों खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं क्या है अगली बड़ी खबर। वायु प्रदूषण, दिल्ली में स्कूल, कॉलेज और सरकारी दफ्तर 29 नवंबर से फिर खुल जाएंगे। जी हां दोस्तों, दिल्ली सरकार ने एयर पॉल्यूशन में सुधार को देखते हुए 29 नवंबर से स्कूल, कॉलेज और सभी सरकारी दफ्तरों को फिर से खोलने का फैसला किया है। हालांकि गैर जरूरी सामान लेकर आने वाले ट्रकों के प्रवेश पर रोक 3 दिसंबर तक जारी रहेगी। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बुधवार को कहा कि सीएनजी और इलेक्ट्रिक ट्रकों को 27 नवंबर से दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी। राय ने सरकारी कर्मचारियों से आग्रह किया कि वे दफ्तर आने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। गोपाल राय ने कहा कि हमने हाल ही में निजी सीएनजी बसों को किराए पर लिया है। हमने सरकारी आवासीय कॉलोनियों जैसे कि गुलाब बाग और नीमरी कॉलोनी से कर्मचारियों को लाने के लिए उनका इस्तेमाल करने का फैसला किया है। अपने कर्मचारियों के लिए सरकार दिल्ली सचिवालय से आईटीओ और इंद्रप्रस्थ मेट्रो स्टेशनों के लिए शटल बस सेवा भी शुरू कर रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मजबूत मुख्यमंत्रियों को निशाना बनाती है कांग्रेस, अशोक गहलोत होंगे अगला शिकार, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा। जी हां दोस्तों, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह फिलहाल अपनी नई पार्टी के रजिस्ट्रेशन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनका कहना है कि वह चाहते हैं कि 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके लिए प्रचार करें और वह उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड चुनावों में भाजपा के लिए प्रचार करेंगे। CNN न्यूज 18 को दिए एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कैप्टन ने कहा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस का अगला निशाना होंगे, क्योंकि पार्टी मजबूत मुख्यमंत्रियों को पसंद नहीं करती है। 3 कृषि कानूनों को रद्द करने पर पंजाब के पूर्व सीएम ने खुशी जाहिर की और कहा कि उन्हें हमेशा से पता था कि नए कानून उनके राज्य के लिए अच्छे नहीं थे, और उन्होंने कहा कि किसान इसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि इसका भावी पीढ़ी पर असर पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ओडिशा, शादी के डीजे की आवाज से 63 मुर्गियों की हो गई मौत, फार्म मालिक ने दर्ज कराई एफआईआर। जी हां दोस्तों, ओडिशा के बालासोर में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक पारंपरिक शादी में होने वाले बैंड बाजे के शोर, आतिशबाजी और नाच गाने के चलते 63 मुर्गियों की मौत हो गई। इन मुर्गियों के मालिक रंजीत कुमार परिंदा ने इस घटना की शिकायत पुलिस के पास दर्ज कराई। परिंदा ने आरोप लगाया कि रविवार आधी रात से कुछ देर पहले कान फोड़ू आवाज वाली बारात उनके पोल्ट्री फार्म की तरफ से होती हुई गुजरी। उन्होंने न्यूज एजेंसी एएफपी को बताया कि उन्होंने बैंड बजाने वालों से भी अपील की कि वह आवाज थोड़ी कम कर दें, क्योंकि शोर काफी ज्यादा था जिनसे उनकी मुर्गियां डर रही थी, लेकिन उन्होंने उनकी बात नहीं सुनी और दूल्हे के दोस्त उन पर चिल्लाने लगे। जानवरों के एक डॉक्टर ने परिंदा को बताया कि उनकी मुर्गियों की मौत हार्ट अटैक के चलते हुई है, जिसके बाद वह शादी के आयोजकों के पास मुआवजे के लिए पहुंचे। आयोजकों की ओर से मुआवजे का भुगतान करने से इनकार करने के बाद उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। परिंदा ने बताया कि मैंने तेज आवाज के कारण लगभग 180 किलो चिकन खो दिया, क्योंकि पक्षी शायद सदमे से मर गए। नीलागिरी थाना प्रभारी द्रौपदी दास ने बताया कि उन्होंने परिंदा और उसके पड़ोसी दोनों की शिकायत पर चर्चा के लिए बुलाया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बिस्कुट हुआ महंगा, पार्ले-जी ने कीमतों में 5 से 10% की बढ़ोतरी, रॉ मटेरियल का भाव बढ़ने का है असर। जी हां दोस्तों, बिस्कुट का सबसे सस्ता और छोटा पैकेट देने वाली कंपनी पार्ले-जी ने कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। कंपनी ने कहा है कि रॉ मटेरियल की कीमतों में बढ़त के कारण उसे ऐसा करना पड़ रहा है, इसलिए वह बिस्कुट के भाव में 5 से 10% की बढ़ोतरी कर रहे हैं। पार्ले-जी ने कहा कि बिस्कुट बनाने के लिए जो जरूरी सामान लगते हैं उनकी कीमतें हाल ही समय में तेजी से बढ़ी है। कंपनी के सीनियर कैटरिंग हेड मयंक शाह ने बताया कि कीमतों को एक दायरे में रखने की कोशिश की जा रही थी, पर इसे बढ़ाने के सिवाय कोई और रास्ता नहीं था। बिस्कुट बनाने के लिए जिन सामानों की जरूरत होती है उसमें गेहूं, चीनी और खाने के तेल शामिल होते हैं। हाल ही के समय में खाने के तेल की कीमतें 200 रुपए प्रति क्विंटल के पार पहुंच गई। पिछले एक साल में इसकी कीमत 50% से ज्यादा बढ़ी है। चीनी की कीमतें 40 रुपए किलो है, जबकि गेहूं भी 40 से 45 रुपए किलो है। कंपनी ने कहा कि ग्लूकोज बिस्किट की कीमतों में 6 से 7
7% की बढ़ोतरी की गई है। इसके साथ ही रस्क और केक जैसे बिस्कुट की कीमतों में 5 से 10% की बढ़ोतरी की गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, शेयर बाजार 323 पॉइंट्स गिरकर सेंसेक्स 58,340 पर बंद। सरकारी कंपनियों के शेयर्स बढ़े, पेटीएम में 17% की तेजी। जी हां दोस्तों, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 323 पॉइंट यानी कि 0.55% गिरावट के साथ 58,340 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 88 अंक गिरकर 17,415 पर बंद हुआ। इस दौरान सरकारी कंपनियों के शेयर्स में तेजी रही। 2 दिनों तक 39% गिरने वाला पेटीएम का शेयर आज 17% से ज्यादा बढ़कर 1753 पर बंद हुआ। आज सुबह बीएसई का सेंसेक्स 175 अंकों की बढ़त के साथ 58,000 के पार खुला था। दिन में इसने 58,968 का हाई बनाया, जबकि 58,143 का निचला स्तर बनाया। वहीं दोस्तों सेंसेक्स के 30 शेयर्स में से 22 शेयर्स गिरावट के साथ बंद हुए, 8 शेयर्स बढ़त के साथ बंद हुए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दोषी नेताओं को चुनाव लड़ने से अयोग्य कब करार देगी सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर पूछा सवाल। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में आपराधिक मामलों में दोषी नेताओं को चुनाव लड़ने से अयोग्य करार देने के लिए याचिका दायर हुई है। इस बारे में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से उसका रुख पूछा है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि क्या वो दोषी ठहराए जाने वाले नेताओं को चुनाव लड़ने से अयोग्य करार देने का इच्छुक है। इस पर केंद्र के वकील ने कहा कि वे इस बारे में निर्देश लेंगे। इससे पहले पिछली सुनवाई में सीजेआई एन.वी. रमन्ना ने कहा था कि इस मामले में सुनवाई होगी। इसमें मांग की गई थी कि दोषी सांसदों और विधायकों, पूर्व और मौजूदा को अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए। महज दोषी करार देने पर ही सांसद या विधानसभाओं का चुनाव लड़ने से आजीवन प्रतिबंध कर दिया जाना चाहिए। सीजेआई ने कहा था कि याचिका दूरगामी प्रभाव और परिणामों के साथ एक परेशान करने वाला सवाल उठाती है। अदालत ने कहा था कि हम सभी हितधारकों को अवसर देने के बाद उचित तारीख पर मामले की लंबी सुनवाई करना आवश्यक समझते हैं। दरअसल अभी तक 2 साल से ज्यादा सजा पाने वालों को ही 6 साल के लिए चुनाव से प्रतिबंध कर दिया गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मोबाइल बैंकिंग पेमेंट सर्विस के लिए वन टाइम दिखने वाले मैसेज पर ट्राई लाएगा 0 फीस का प्रस्ताव, अभी लगते हैं कुछ पैसे। जी हां दोस्तों, दूरसंचार नियामक यानी कि ट्राई ने बुधवार को डिजिटल ट्रांजैक्शंस को बढ़ावा देने को लेकर मोबाइल बैंकिंग और भुगतान सेवाओं के लिए मोबाइल स्क्रीन पर एक बारगी दिखने वाले यानी कि यूएसएसडी संदेशों पर लगने वाले शुल्क को हटाने का प्रस्ताव किया है। पीटीआई की खबर के मुताबिक यूएसएसडी मैसेज मोबाइल फोन के स्क्रीन पर दिखता है और एसएमएस की तरह यह फोन में स्टोर नहीं होता। खबर के मुताबिक यूएसएसडी मैसेज टेक्नोलॉजी का व्यापक तौर पर इस्तेमाल मोबाइल फोन पर बातचीत या एसएमएस के बाद पैसे कटने या संबंधित टेलीकॉम कंपनी से फोन रिचार्ज और दूसरी जानकारी मांगने पर दिए जाने वाले संदेश में होता है। फिलहाल भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने यूएसएसडी सेशन के लिए कीमत 50 पैसे नियत की हुई है। हर सेशन 8 फेज में पूरा हो सकता है। ट्राई का मानना है कि यूएसएसडी यूजर्स के हितों की रक्षा और डिजिटल वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए यूएसएसडी फीस को युक्ति संगत बनाना जरूरी है। नियामक ने कहा कि इसके मुताबिक प्राधिकरण ने यूएसएसडी आधारित मोबाइल बैंकिंग और भुगतान सेवाओं के लिए प्रति यूएसएसडी सेशन के लिए 0 फीस का प्रस्ताव किया है। इसमें यूएसएसडी से जुड़ी दूसरी चीजों को पहले की तरह कायम रखा जाएगा। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत के राष्ट्रीय पक्षी का नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं भारत के राष्ट्रीय पक्षी का नाम तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चले जाते हैं लक्की विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।